हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में कृषि। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है कृषि। तो पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे। और ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस और पटवारी, एलडीसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि। राजस्थान की कृषि मूलतः मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है। मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है, अतः राज्य की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर राजस्थान में अधिकांश कृषि वर्षा पर ही है। जब मूलतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहती है, तो इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसलिए यानी कि कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है, इसलिए यहाँ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है, जबकि 62% आबादी कृषि व पशुपालन दोनों पर निर्भर है। यानी कि अधिकतर 75% आबादी तो किस में है, कृषि पर है, और 62% आबादी कृषि व पशुपालन दोनों पर निर्भर है, तथा भारत की लगभग 54% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान भारत के कितना क्षेत्रफल पे है, तो 10.41 पर। कृषि के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं बारानी कृषि किसे कहते हैं, यानी कि असिंचित कृषि किसे कहते हैं। तो जो कृषि पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहती है, जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहती है, अर्थात सिंचाई के बगैर की जाने वाली असिंचित कृषि को ही बारानी कृषि कहते हैं। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पे होती है, यानी कि इसे शुष्क कृषि भी कहते हैं। यानी कि शुष्क कृषि होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पे, और यहाँ पे जैसे फसलें होगी बाजरा, ज्वार, मक्का, मोट, गंवार, और ये सबसे ज़्यादा बारानी कृषि की बात करें तो सबसे ज़्यादा है ना बाड़मेर में होती है। और यहाँ की प्रमुख फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मोट, गंवार, तो ये याद रखना है आपको। सिंचित कृषि किसे कहते हैं, तो ऐसी कृषि जो नहरों व नलकूपों वो कुओं एवं तालाबों से की जाती है। यानी कि ऐसी कृषि जो नहरों, नलकूपों और एवं तालाबों से की जाती है, उन्हें सिंचित कृषि कहते हैं। यानी कि जो सिंचाई के द्वारा की जाती है उसे सिंचित कृषि कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, कपास, गन्ना, जीरा, मेथी, मूंगफली, सौंफ। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो गंगानगर है, तो सर्वाधिक सिंचित कृषि गंगानगर में होती है। अगली है स्थानांतरित कृषि, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। स्थानांतरित कृषि जूमिंग वालरा, यानी कि स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि कहते हैं, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि जो स्थान बदल कर की जाए उसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को दक्षिण राजस्थान में वालरा कहा जाता है, तो दक्षिण राजस्थान में वालरा कहते हैं। वालरा कृषि की बात करें तो दो प्रकार की है, जैसे ची माता, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को तो ची माता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। यानी कि वालरा कृषि की राजस्थान में दो प्रकार है, ची माता और दजिया। दजिया तो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है दजिया? मैदानी क्षेत्रों में। और ची माता की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को ची माता कहते हैं, यानी कि स्थान बदल कर की जाती है। कांगणी किसे कहते हैं, तो आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि, यानी कि शुष्क कृषि होती है ये भी, और आदिवासियों के द्वारा की जाती है, इसे कांगणी कहते हैं। बत्रा किसे कहते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को बत्रा कृषि कहते हैं। अगली है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि ऑर्गेनिक खेती, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाकर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक तरीके से जैविक खेती की जाती है, उसे ही जैविक कृषि कहते हैं। यानी कि
प्रथम जैविक राज्य की बात करें तो सिक्किम में है, जो 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया। और प्रथम जैविक जिले राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर है। और राजस्थान में जैविक गांव की बात करें तो घाटी गांव उदयपुर में स्थित है। जैविक गांव कौन सा है राजस्थान में, तो घाटी गांव उदयपुर है, याद रखना है। राजस्थान जैविक प्रथम मंडी की बात करें तो डूंगरपुर में है। और जैविक कृषि नीति 2017 में लाई गई थी। जैविक प्रथम मंडी की बात करें तो कहाँ पे, जैविक प्रथम मंडी डूंगरपुर में स्थित है। और प्रथम जैविक कृषि नीति 2017 में लागू की गई थी, जिसमें जैविक खेती का कार्य किया जाएगा, इससे संबंधित है ये। अगली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की बात करें तो ऐसी कृषि यानी कि कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि जिसके जो पशु भी पालता है और खेती भी करता है उसे वो मिश्रित कृषि के रूप में जानी जाती है। और सीढ़ीदार या समुच्चय कृषि किसे कहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाने वाली कृषि को ही, यानी कि जो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है उन्हें सीढ़ीदार या समुच्चय कृषि कहते हैं। खड़ीन कृषि की बात करें तो पलाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पलाया झीलों यानी कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि, ये जैसलमेर में की जाती है, खड़ीन कृषि। आर्द्र कृषि किसे कहते हैं, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। और शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। तो जैसे मूंग, मोठ, जीरा, ग्वार, ऐसी कृषि को ऐसी कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तर कृषि ऐसी कृषि जिसमें फसलों की जड़ों में पानी भरा जाता है, यानी कि अगर ऐसी कृषि जिसमें फसलों की जड़ों में पानी भरा जाता है यानी कि पानी पे रोपा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तर कृषि कहते हैं। तो वैसी कृषि है चावल। अगली कृषि है जैसे विस्तृत कृषि किसे कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल अधिक हो और जनसंख्या कम हो तो वहाँ पे विस्तृत कृषि की जाती है, यानी कि उस कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है जैसे क्षेत्रफल अधिक हो और जनसंख्या कम हो। इसका उल्टा यानी कि क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। जैसे मोनोकल्चर किसे कहते हैं, मोनोकल्चर, यानी कि एक वर्ष में अगर एक फसल प्राप्त की जाती हो तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है। अगर एक वर्ष में 2 फसलें प्राप्त की जाती हो तो उसे ड्यूरोकल्चर। अगर एक वर्ष में एक फसल प्राप्त कर रहे हैं तो उसे तो क्या कहेंगे, मोनोकल्चर। और एक वर्ष में 2 फसलें प्राप्त कर रहे हैं, 2 फसलें, तो उसे ड्यूरोकल्चर कहेंगे। और लारिनोकल्चर 3 फसलें प्राप्त करना, यानी कि एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करना, उसे क्या कहेंगे, लारिनोकल्चर। और 4 फसलें प्राप्त करना उसे रिले क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे टर्क फार्मिंग किसे कहेंगे, तो टर्कों के द्वारा की जाने वाली कृषि को टर्क फार्मिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर है, मधुमक्खी से संबंधित है एग्रीकल्चर कृषि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और सेरीकल्चर रेशम। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, फूलों से संबंधित कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अंगूरों की जो कृषि की जाती है उसे वर्टिकल्चर कहा जाता है। और केचुआ की खाद की जो कृषि की जाती है उसे वर्मी कल्चर, यानी कि केचुआ की खाद की कृषि वर्मी और अंगूरों की कृषि वर्टी और फूलों से संबंधित फ्लोरी। रेशम से संबंधित सेरी और मधुमक्खी पालन से संबंधित एग्रीकल्चर। फोर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, तो बागवानों से संबंधित कृषि को फोर्टिकल्चर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में कृषि का, और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। अगला है अपना फसल प्रारूप के आधार पर प्रमुख फसलें। जैसे फसल प्रारूप के आधार पर प्रमुख फसलें देखते हैं। जैसे खरीफ की फसल, यानी कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जो वर्षा ऋतु में की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम है जैसे सावणु या शालू, यानी कि स्यालू फसल, गांव में कहते हैं ना सावणु शालू, तो उसे ही खरीफ की फसल कहा जाता है, वर्षा ऋतु से संबंधित है। जैसे इसकी बुआई की बात करें तो जून जुलाई में, यानी कि बारिश के समय, जैसे बारिश स्टार्ट होती है तो बारिश के समय ही जो फसल की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के समय। तो जैसे बारिश स्टार्ट होती है उस समय जो कृषि की जाती है जून जुलाई में, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है। और कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। सर्दी जब स्टार्ट होती है तो इसकी कटाई की जाती है, इसलिए सावणु या शालू कहते हैं। लेकिन ये जून जुलाई में बोई जाती है। और जिसके अंतर्गत फसलें हैं जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, चंवला, गंवार, अरहर, मोठ, कपास और अरंडी, ये फसलें हैं प्रमुख हैं।
इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी खरीफ की फसल है या फिर कौन सी रबी की फसल है या फिर कौन सी जायद की। अधिकतर खरीफ और रबी में से आता है। तो खरीफ की फसलें याद कर लो, जैसे चावल याद, जैसे बारिश के समय में चावल होते ही है तो याद रहेगा। बाजरा कब होता है तो बारिश के समय पे होता है। मक्का भी तभी होती है, उससे अंदाज़ा लगा लेना कि सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, यानी कि मूंगफली किसकी फसल है तो सर्दी में ज़्यादा मूंगफली आती है, उसी समय हम सब मूंगफली खाते हैं। और तिल भी सर्दी में ही है। और चंवला, गंवार, अरहर, मोट, कपास, अरंडी, ये सभी फसलें किसकी है, खरीफ की है। अगला है अपना कि राजस्थान राज्य में लगभग 85% खरीफ की फसलें बारानी क्षेत्र में बोई जाती है, यानी कि जहाँ पर बारिश कम होती है ना तो वहाँ पे बोई जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। जैसे कि बाजरा, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है राजस्थान में। इसके बाद कपास, मक्का, मूंगफली, यानी कि खरीफ की फसल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है। और इसके बाद कपास, मक्का, मूंगफली। अगली फसल है रबी की फसल। तो रबी की फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में जो फसल की जाती है उसे, और जो गर्मी में काटी जाती है उसे उनालू, यानी कि गर्मी को क्या कहते हैं, उनालू। तो जो शीत ऋतु में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है उसे उनालू कहते हैं। और जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु में काटी जाती है उसे ही शालू कहते हैं। तो शालू तो कहते हैं ये स्यालू फसल तो कहते हैं खरीफ की फसल को, और उनालू कहते हैं रबी की फसल को। ये ध्यान रखना है रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। तो रबी की फसल में जैसे बुआई करेंगे रबी की तो अक्टूबर नवंबर में करेंगे, यानी कि जब खरीफ की फसल कटाई करने के बाद जो फसल करेंगे उसे रबी की फसल कहते हैं। तो इसकी बुआई करेंगे अक्टूबर नवंबर में और कटाई करेंगे मार्च अप्रैल में। जैसे इस समय मार्च अप्रैल का समय है तो इस समय रबी की फसल की कटाई की जा रही है। किसकी, रबी की फसल की, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई, धनिया, लहसुन, प्याज, आलू, मटर, मेथी, मसूर, तारामीरा, तंबाकू, इसबगोल, जीरा, सौंफ, अफीम, अलसी और सूरजमुखी इत्यादि फसलें रबी की फसलें हैं। एक बार दोबारा देख लो, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई, धनिया, लहसुन, प्याज, आलू, मटर, मेथी, मसूर, तारामीरा, तंबाकू, इसबगोल, जीरा, सौंफ, अफीम, अलसी, सूरजमुखी। यानी कि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो 3 फसलें दे देंगे, एक खरीफ की दे देंगे। तो एक सभी रबी की फसलें हैं। रबी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन खरीफ में, तो जैसे खरीफ में बाजरा का होता है तो रबी में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। और उसके बाद राई व सरसों का उत्पादन होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। रबी की फसल की बात करें तो जायद की फसल जैसे ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि, यानी कि जो मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती है और मई जून में उसे काट लिया जाता है तो उसे जायद की फसल कहते हैं, यानी कि बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई मई जून में। इसे गर्मा भी कहते हैं। जैसे चारा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, फल फूल सब्जियाँ, जब भी अभी गर्मी की जो भी तरबूज खरबूजा आएंगे वो जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला है उपयोग के आधार पर। अगला है जैसे उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो उपयोग की बात करें तो जैसे खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तिलहन की फसलें कौन सी है, औषधि कौन सी है, बागवानी फसलें कौन सी है, और नकदी फसलें, मसाले फसलें। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न के अंतर्गत आएगा अनाज प्लस दलहन, दोनों ही, जैसे अनाज दलहन दोनों ही खाद्यान्न के अंतर्गत आएगा। अनाज के अंतर्गत आते हैं जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ इत्यादि। और दलहन के अंतर्गत जैसे मूंग, उड़द, मोट, चवला, अरहर, चना, मटर, मसूर, ये सभी फसलें दलहन की फसलें हैं। तिलहन की बात करें तो तिलहन के अंतर्गत जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, राई, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी याद रखना है तिलहन की फसल है। जैतून, रतनजोत और जेट्रोपा। औषधि फसलों की बात करें तो जैसे इसबगोल, मेहंदी, कलौंजी, अफीम, तुलसी, एलोवेरा, सोनामुखी और अश्वगंधा, ये सभी फसलें औषधि फसलें हैं। अगले हैं जैसे बागवानी फसलें के अंतर्गत मसाले, सब्जियां, औषधियाँ, फल फूल इत्यादि सभी फसलें बागवानी फसलों के अंतर्गत आएगी। नकदी फसलों की बात करें तो जैसे कपास, गन्ना, जूट, रतनजोत, कॉफ़ी, मूंगफली। कपास, गन्ना, जूट, रतनजोत और कॉफ़ी, मूंगफली सभी फसलें नकदी फसलें हैं। मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया, मसालों को सब जानते हो, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, हल्दी, अदरक, सौंफ, लहसुन, अजवाइन, लौंग, इलायची, ये सभी फसलें मसाले से संबंधित है।
प्रमुख फसलों के उपनाम की बात करते हैं, जैसे गरीब का भोजन, राजस्थान का गौरव बाजरा को कहा जाता है। गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो बाजरा को कहा जाता है। सफ़ेद सोना या बढ़िया कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका पहले, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। अफीम को काला सोना कहा जाता है और बांस को आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। होहोबा और जोजोबा, जैसे पीला सोना, गोल्ड ऑफ डेजर्ट भी होहोबा और जोजोबा को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पीला सोना या फिर गोल्ड ऑफ डेजर्ट। ज्वार, गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा, ऊँटों का चारा, सोरगम इत्यादि ज्वार को कहा जाता है। मूंगफली की बात करें तो गरीब का बादाम, मूंगफली को कहा जाता है गरीब का बादाम। ईसबगोल, घोड़ा, जीरा, जूट, गोल्डन फाइबर। मक्का की बात करें तो अनाजों की रानी, मक्का को कहा जाता है। चावल को अनाजों का राजा कहा जाता है, चावल को। और चने की बात करें तो चने को दालों का राजा कहा जाता है, चना यानी कि दालों का राजा। अरहर की बात करें तो लाल चना कहा जाता है इसे। और उड़द की बात करें तो काला चना, यानी कि चना को तो दालों का राजा कहा जाता है और अरहर को लाल चना और उड़द को काला चना। मटर को दालों की रानी कहा जाता है, दालों की रानी मटर। और फूलों का राजा गुलाब, ये तो सभी जानते हैं फूलों का राजा कौन है, तो गुलाब। फलों का राजा रानी लीची, आम। काली मिर्च, मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है और मसालों की रानी इलायची को। और बेर यानी कि गरीब का फल बेर और अमरूद गरीब का सेब। अगला है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति के अंतर्गत देखते हैं, जैसे हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विलियम गॉड ने किया था। और हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। हरित क्रांति का प्रादुर्भाव 1966 में हुआ था। हरित क्रांति का प्रादुर्भाव 66 और 67 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में तो एम एस स्वामीनाथन है, वैसे नॉर्मन ई बोरलॉग है। देश में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव वाले राज्य की बात करें तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। देश में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभावित वाले राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की झीलों की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर है सबसे ज़्यादा। और हरित क्रांति का उद्देश्य था जैसे कि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, और हरित क्रांति में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया, यानी कि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना ही प्रमुख इसका लक्ष्य था। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति, धवल क्रांति भी इसे कहा जाता है और ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो 1970 में शुरुआत की गई थी। इनके जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। हरित क्रांति अगले हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। जैसे भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। अगर खाद्यान्न फसलें आएगा तो हरित क्रांति, और खाद्यान्न प्रसंस्करण आएगा तो भूरी क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी तो झींगा मछली। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम और अफीम से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति की बात करें तो बागवानी से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर, लाल टमाटर। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू से संबंधित है। मूक क्रांति की बात करें तो मोटे अनाजों से संबंधित है मूक क्रांति। बैगनी भिंडी से संबंधित है बैगनी। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ों से संबंधित है। दूसर सीमेंट से संबंधित है दूसर क्रांति। गंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी कि गंगा क्रांति की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। इंद्रधनुष क्रांति सब खाद्यान्नों से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति यानी कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित, सभी खाद्यान्नों से संबंधित है। सदाबहार जैव तकनीकी कृषि उत्पादन से संबंधित है सदाबहार क्रांति। और हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला है जैसे फसलों से संबंधित किस्में कौन कौन सी है, तो जैसे कपास की किस्में प्रसिद्ध जैसे नरमा, अमेरिकन, बीकानेरी, गंगानेरी, अगेती। इंपॉर्टेंट है अगेती, यानी कि नरमा, अमेरिकन, बीकानेरी, गंगानेरी, अगेती ये सभी किस्में किसकी है, तो कपास की है। और
इम्पोर्टेंट है कपास की किस्म। अगला है जैसे गेहूं की किस्म की बात करें तो गेहूं की है जैसे सोना कल्याण है, सोनालिका है, मैक्सिकन है, कोहिनूर है और लाल बहादुर है। सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर ये सभी किस्में गेहूं की हैं। और जैसे मंगला, गंगा, सुनहरी, चंबल, 65, राज 377 ये भी गेहूं से संबंधित है। अगला है मक्का से संबंधित, जैसे मक्का की बात करें तो माही कंचन, माही धवल और मोती कंपोजिट ये सभी किससे संबंधित है, तो मक्का से संबोधित हैं। जैसे सविता और गंगा 11, नवजोत ये भी मक्का की ही किस्म है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की है चंद्रा, RS1 और RG 141 मूंगफली की किस्म है, यानी कि RG 141 और RS और चंद्रा इम्पोर्टेंट है। मूंगफली की किस्में चंद्रा इम्पोर्टेंट है ये। अगली किस्में जैसे चावल की किस्म की बात करें तो बासमती चावल प्रसिद्ध है। और माही सुगंधा, कावेरी, चंबल, परमल आदि इम्पोर्टेंट है चावल की किस्मों के अंतर्गत, यानी कि माही सुगंधा। जैसे माही सुगंधा आएगा तो चावल की आएगी, लेकिन माही कंचन, माही धवल और मोती कंपोजिट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। माही सुगंधा चावल की किस्में है माही सुगंधा। और परमल, चंबल, पद्मा, कावेरी ये भी माही की किस्में हैं, ये चावल की किस्में। अगली है जो की तो ज्योति, राजकिरण ये किससे संबंधित है, ज्योति, राजकिरण, मोलवा ये सभी जो की किस्में हैं। राई सरसों की बात करें तो पूषा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गा, मणि इत्यादि राई सरसों की किस्में। तंबाकू की बात करें तो निकोटिना, टूबेकम, निकोटिना, स्टिका तंबाकू की किस्में हैं। निकोटिना रास्टिका है यहाँ पे, यानी कि निकोटिना रास्टिका और निकोटिना टूबेकम ये किसकी है, तो ये तंबाकू की है। जवार की बात करें तो राजस्थान जवार की किस्में, राजस्थान चरी पस्ट किसकी किस्म है, तो चरी पस्ट है जो जवार की किस्में। और जवार की किस्म में अगली ये CSB ये भी राजस्थान की मतलब ज्वार की किस्में। मोट की बात करें तो ज्वाला और जड़िया और इनकी ज्वाला जड़िया साटी तो मोट। और गंवार की दुर्गा बहार, दुर्गा जे और RGC 471 ये किस्में याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगला है जैसे राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तो 5 कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान में, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1962 में उदयपुर में की गई थी और फिर 1987 में इसे उदयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। केशवानंद इनके बचपन के नाम की बात करें केशवानंद की, तो बचपन का नाम बिरमा था इनका। तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बीकानेर में है। और कभी स्थापना की गई 1962 में। अगर बीकानेर की स्थानांतरित की बात करें तो 1987 में इसका बीकानेर में उदयपुर से बीकानेर में स्थानांतरित किया गया था इसको। अगले कृषि विश्वविद्यालय की बात करें महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में ही है। महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, सितंबर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जोबनेर में है, जयपुर जोबनेर में। जोधपुर मंडोर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो जोधपुर में, इसकी भी स्थापना 2013 में की गई थी। बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कोटा में है, यानी कि बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ पे, कोटा में है। इसकी भी स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी। तो ये था अपना आज का कृषि का टॉपिक। आगे बचे हैं जैसे कृषि के संस्थान और कृषि से संबंधित योजनाएं और जो भी आर्थिक समीक्षा वगैरह के 2025 के अनुसार आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक था आज का अपना कृषि से संबंधित। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले ऐसे वीडियो मिलते रहे, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगता है आपको। ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
तो देखिए